इस बात की शिक्षा की ही सबसे बड़ी पिलर है ये जरूरी है। और लर्निंग टू बी, यानी कि इस तरह से हम देखें कि अगर कि क्यों लर्निंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये हम समझ पाते हैं। अब ये जरूरी है जानना कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग की बात हम करने जा रहे हैं। हम एक इस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं कि हम कैसे सीखते हैं, कैसे हम यूनिवर्सल डिजाइन में सीख सकते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पे ही चर्चा कर लें कि हम सीखते कैसे हैं, क्योंकि बिना जाने कि हम सीखते कैसे हैं, हम कैसे बात कर सकते हैं एक सार्वभौमिक प्रारूप की, जहां हम सीखने की बात कर रहे हैं और वो एक सार्वभौमिक प्रारूप में। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम पहले चर्चा करें कि हम सीखते कैसे हैं। सीखने के कई सारे सिद्धांत हमारे बीच मौजूद हैं, जिनको हम कई कई रूप में बांट करके देख सकते हैं। सीखने के कुछ सिद्धांत हैं जो व्यवहारवाद पे आधारित हैं, जो वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स के कनेक्शंस पे बेस्ड होते हैं। कुछ सिद्धांत हैं जो कॉग्निटिविज्म पे बेस्ड हैं, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और कॉग्निटिव प्रोसेस के रूप में उसे लेता है लर्निंग को। जबकि एक सबसे नए रूप में एक कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है, जो सबसे ज्यादा अभी पॉपुलर है, अभी नया भी एक तरह से माना जाए और ज्यादा करीब है आज के जो भी वर्तमान समय में जो शिक्षाविद हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके बीच एक पॉपुलर एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है जिसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो जो प्रिंसिपली सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें यही है कि वो इस बात पे बल देता है कि ईच एंड एवरी चाइल्ड कंस्ट्रक्ट हिज हर ओन नॉलेज बाय देमसेल्फ बाय इंटरेक्टिंग विथ इन्वायरमेंट। यानी कि कोई भी बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा या व्यक्ति कोई भी हो, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। और वो ऐसा करने में सक्षम कैसे होता है? वो अपने पर्यावरण, जो उसके आसपास का वातावरण है, वह उससे इंटरैक्ट करता है, अंतःक्रिया करता है, तब वो सीख पाता है। यानी कि सभी जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज हैं, पियाजे लें, ब्रूनर लें, वाइगोत्स्की लें या कोई और भी लें, किसी को भी देखें तो सभी इस बात को फोकस कर रहे हैं कि हर कोई जो व्यक्ति है वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो फिर बहुत सारी बात आती है, जैसे वाइगोत्स्की के थ्योरी को ही देखें, वो कहते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर तीन तरह के एक समय में, आज के समय में तीन तरह की स्थिति आपके साथ। कुछ आप बिना किसी सहायता के सीख सकते हैं, कुछ ऐसे जो आप सहायता के साथ सीख सकते हैं, और कुछ जो आप नहीं सीख सकते हैं आज। कल हो सकता है कि ये परिस्थिति बदल जाएगी, क्योंकि दिस प्रोसेस इज अ डायनामिक, दिस स्टेजेस आर डायनामिक। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये को तीन भाग में बांटा, यानी कुछ आप बिना किसी की सहायता से कर सकते हैं, और ये स्थिति हर के साथ, हर बच्चे के साथ बड़े तक स्थिति होती है और हर रोज बदलती है। यानी कि तीन तरह की स्थितियां हैं। एक जो आप बिना किसी की सहायता से कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज जो आप किसी की सहायता से कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो किसी की सहायता से कर सकते हैं, और कुछ जो आज आप नहीं कर सकते या किसी की सहायता से भी नहीं कर सकते। तो जो सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने उससे बताया, जो आप किसी की सहायता से सीख सकते हैं, इसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। और पूरा का पूरा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी हम किसी की सहायता से सीख सकते हैं। यानी एक बच्चे या व्यक्ति के पास बहुत बड़ा एक पोर्शन होता है, बहुत बड़ा ज्ञान का क्षेत्र, मतलब एक स्कोप होता है, बहुत क्षेत्र होता है, जहां पर वो दूसरे की सहायता से सीख सकता है। तो दूसरा कौन है? दूसरा वो जो मोर नॉलेजेबल अदर्स है। कोई भी हो सकता है, वो बच्चा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कोई सीखने के साधन और भी हो सकते हैं। उन्हें हम मोर नॉलेजेबल अदर्स या MKO के नाम से जानते हैं, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है। और ये सिखाने की जो प्रक्रिया है, वो इसके फोल्डिंग के रूप में सामने आती है, या लर्निंग आप जिसे कह सकते हैं, या सपोर्ट कह सकते हैं। यानी कि अगर आप देखें तो टीचर का रोल कंस्ट्रक्टिविस्ट के अनुसार, बहुत लोग मानते हैं कि अरे टीचर का रोल फिर क्या रहा, बच्चे जब अपने से सीखते तो हम काहे के लिए। लेकिन भूल रहे हैं कि हम इस बात पे हमेशा, इस कंस्ट्रक्टिविस्ट इस बात को बल देते हैं कि आप सीखते कैसे हैं? वातावरण से। और वातावरण कौन बनाएगा? वातावरण टीचर बनाएगा। और हमेशा कंस्ट्रक्टिविस्ट दो बात पर बहुत बल देते हैं, पहला कि वातावरण, और दूसरी भाषा।
क्योंकि वातावरण आपने बनाया और उस वातावरण से संपर्क कैसे करेगा, कम्युनिकेट कैसे करेगा। तो कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पोर्शन लैंग्वेज ही सेटिस्फाई करता है। ऐसे कई सारे साधन है जो लैंग्वेज के से भी विपरीत भी बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं। यानी बेसिकली कम्युनिकेशन है और लैंग्वेज एक की है इंपॉर्टेंट, इसलिए ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि कोई बच्चा सीखता कैसे है, तो सीखने के लिए उसके लिए वातावरण जरूरी है। टीचर का क्या काम है? टीचर का काम ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो क्रिएट करेगा फैसिलिटेटिंग क्लासरूम इन्वायरमेंट, ऐसा सुगम कक्षा वातावरण बनाएगा। कक्षा वातावरण के निर्माण उसका मुख्य दायित्व है, क्योंकि जब बच्चे सीखते ही वातावरण से अंतःक्रिया करके हैं और वातावरण ही नहीं होगा तो सीखेगा ही नहीं। यानी कि टीचर ज्यादा क्रिटिकल रोल है और हम इसे बड़ा कैजुअली नहीं ले सकते। अब हमारी जिम्मेदारी एक टीचर के रूप में, या हम सबकी जिम्मेदारी एक टीचर के रूप में ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ऐसे वातावरण का निर्माण करेंगे अपने आसपास जिससे बच्चे इंटरैक्ट कर सके और बच्चे सीख सके। ये बहुत जरूरी है और यही सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है किसी भी टीचर का, कि वो अपने आसपास या कक्षाओं का वातावरण इतना सुगम बनाए, इतना फैसिलिटेटिंग बनाए कि बच्चे उस वातावरण में इंटरैक्ट करके अपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का कंस्ट्रक्ट कर सकें, और कंस्ट्रक्शन उन्हीं को करना है। हम इस बात पर ज्यादा अब बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि आप भी इस पूरे जो रचनावादी सिद्धांत हैं उनसे आप सहमत होंगे, और पूरी दुनिया भी सहमत है कि हर बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। आप किसी भी प्रत्यय को उठा करके देख ले, आपकी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है अलग होती है। क्लासरूम में एक टीचर क्लास में बोल रहा होता है तो उससे जो बच्चे अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं सबकी अलग अलग होती है। तो इस बात का पूरा प्रमाण है कि ऐसा ही होता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। और इसमें जरूरत है भाषा और वातावरण की, कोई बात नहीं। तो हम लोग अब बात करना चाह रहे हैं यूडीएल पे, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग की। यानी कि हम लर्निंग पे बात कर ली कि लर्निंग कैसे होना है। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सल डिजाइन की बात कर रहे हैं। हम लर्निंग में यूनिवर्सल डिजाइन लाना चाह रहे हैं, और लर्निंग को हम जान रहे हैं, यूनिवर्सल डिजाइन को भी समझने की जरूरत है हमें। क्योंकि अगर हम जाने ही ना कि यूनिवर्सल डिजाइन कैसा है और लर्निंग क्या है, हम इन दोनों को जोड़ करके देखने में थोड़ा असक्षम हो सकते हैं। तो थोड़ी सी 5-7 मिनट मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों का समय लूं कि हम बात करें यूनिवर्सल डिजाइन क्या है। यूनिवर्सल डिजाइन दो शब्दों से बना हुआ है, यूनिवर्सल और डिजाइन। तो डिजाइन क्या है? डिजाइन कुछ भी, कोई सेट ऑफ ड्राइंग्स या ड्राइंग्स, और कोई भी ऐसा प्लान, ऐसा कोई प्रारूप जो परिकल्पना हो, एक प्रारूप है, उसे हम डिजाइन कहते हैं। जो हम कैसे काम करना है, हाउ वी हैव टू प्लान फॉर एनी एक्शन, टू डू समथिंग फॉर एनीथिंग एल्स। हम ऐसा कुछ भी कर रहे हैं जो फ्यूचर में काम करने के योग्य होगा, तो हम उसे डिजाइन के रूप में लेते हैं। यूनिवर्सल क्या है? जब हम यूनिवर्सल की बात करते हैं तो यूनिवर्सल बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक है फॉर ऑफ ऑल और द होल, मतलब सभी के लिए, या एक बड़े स्तर पर जब हम किसी चीज को रिलेट कर सकते हैं, सभी पे लागू कर सकते हैं, और एक रूपता की बात जिसको हम कहते हैं उसे हम यूनिवर्सल कहते हैं। तो मतलब ऐसा चीज जो एक बड़े स्तर पर सब पे या बड़े स्तर पे लागू हो, उसे हम यूनिवर्सल कहते हैं। एक रूपता बेसिकली। हम जब दोनों को जोड़ करके देखते हैं कि एक रूपता के साथ डिजाइन, यानी ऐसा डिजाइन जो सभी पर लागू हो या ज्यादा से ज्यादा लोगों पर लागू हो, इसे हम यूनिवर्सल डिजाइन, कहीं कहीं से एक्सेसिबल डिजाइन, या एक्सेसिबल डिजाइन को सबसेट ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन भी माना जाता है। अगर हम आईएसओ के डेफिनेशन को भी देखें यूनिवर्सल डिजाइन के रूप में, उन्होंने एक्सेसिबल डिजाइन को बताया है, और एक्सेसिबल डिजाइन को एक सबसेट माना है यूनिवर्सल डिजाइन का। तो वो बताते हैं कि एक ऐसा डिजाइन है प्रोडक्ट या इन्वायरमेंट का। देखिए गौर से देखिएगा, हमने लर्निंग की बात कही, और यहाँ भी वहां पे कहा हमने इन्वायरमेंट, ये भी यहाँ इन्वायरमेंट यानी वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी
स्तर पे हम बात करें तो वातावरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर जैसा वातावरण है वैसी ही बच्चों की ग्रोथ होने की बात होती है। और जो आप दुनिया हमारे सामने बना करके रखी है हम लोगों ने, वो दुनिया तो हमारे मस्तिष्क में बनी हुई है। हम कैसा सोचते हैं किसी समुदाय के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, या किसी भी चीज के बारे में, ये सब हमने अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। मतलब कोई भी चीज मैं बोलूं कि किसी भी दुनिया आपकी समझ दुनिया कैसी है, ये तो आपने अपने दिमाग में बना करके रखा हुआ है। मैं सिर्फ अब बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल डिजाइन। तो एक कोई भी डिजाइन हो सकता है, किसी वस्तु का डिजाइन हो सकता है या किसी वातावरण का डिजाइन हो सकता है। और हम उसे तब कहेंगे यूनिवर्सल डिजाइन या एक्सेसिबल डिजाइन जब वो यूजेबल बाय ऑल पीपल होगा, यानी कि सभी लोगों द्वारा यूज किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी मतलब सभी, लेकिन यथाशक्ति, टू ग्रेटर एक्सटेंट पॉसिबल, जितना हो सके उतना अधिक से अधिक इट शुड बी यूजेबल बाय ऑल पीपल, विदाउट द नीड ऑफ एडेप्टेशन और स्पेशलाइज्ड डिजाइन। यानी कि इसके लिए हम किसी किसी खास लोगों के लिए अलग अलग चीज ना बनाएं, अलग चीज अडेप्ट करने की जरूरत ना पड़े और स्पेशलाइज्ड डिजाइन की जरूरत ना पड़े, तो हम उसे यूनिवर्सल डिजाइन के रूप में लेते हैं। थोड़ा एक फर्क है एडेप्टेशन और आपने एसिमिलेशन हेलो एसिमिलेशन सर, हाँ? एसिमिलेशन कुछ पूछ रहे हैं बता रहे हैं? नहीं बताया, चलिए कोई बात नहीं। आप देखते हैं, हम लोग अभी समय लेंगे डिस्कशन करने के लिए, तो हम लोग बात करेंगे। तो यूनिवर्सल डिजाइन की जरूरत आपने देखा होगा, आप सुनते होंगे एडेप्टेशन, अनुकूलन वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आपने देखी हम किसी चीज को अडेप्ट कर लें, यानी यूनिवर्सल डिजाइन इस चीज का एक तरह से नकारता है मतलब से सम यूनिवर्सल डिजाइन ही तब नहीं रहा। यानी कि आप बाद में आपको जरूरत ही ना पड़े किसी चीज को चेंज करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए। यानी डिजाइन को ही आप ऐसा बनाएं, ऐसा डिजाइन बनाएं जो शुरू से ही ऐसा हो जिसमें हमें एडेप्टेशन की जरूरत ही ना पड़े, कोई अनुकूलन करने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा एक जरूरी एक एस्पेक्ट जब हो, इस तरह के एडेप्टेशन की जरूरत ही ना पड़े, तब हम उसे यूनिवर्सल डिजाइन कहते हैं। यानी कि यूनिवर्सल डिजाइन बेसिकली बहुत सारे उसके अपने प्रिंसिपल हैं। अगर आप देखें तो हमारा जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसके सेक्शन 2ZE में यूनिवर्सल डिजाइन को डिफाइन किया गया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कानूनी रूप से परिभाषित डेफिनेशन है, इसे हमें जानना सबसे महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि आप अपने फोकस को यहाँ इस डेफिनेशन पे जरूर रखें। बाद में भी आप इसको कंसल्ट करें, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट उठाएं और उसको देखेंगे कि आप यूनिवर्सल डिजाइन को कहा गया है। यूनिवर्सल डिजाइन मींस द डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, एनवायरनमेंट, प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज। हम जहां तक आईएसओ को देख रहे थे तो वो कहता था इट्स अ डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट एंड एनवायरनमेंट, प्रोडक्ट का या एनवायरनमेंट का। लेकिन इससे कहीं अतिरिक्त ये हमारा यूनिवर्सल डिजाइन की जो परिभाषा है हमारे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है इन सेंस में कि ये देखिए प्रोडक्ट और एनवायरनमेंट की बात ही नहीं कर रहा है, उसके आगे प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज की भी बात कर रहा है। यानी कि जो हम एक प्रोग्राम, इसे अगर ये कहें कि एक वेबिनार एक प्रोग्राम है तो उसकी भी बात हो रही है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो उनकी भी बात हो रही है। यानी कि चार, यहाँ उससे पहले तक के डेफिनेशंस में हम दो चीजों को, प्रोडक्ट, एनवायरनमेंट या कहीं कहीं प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करते थे। लेकिन द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 एक बड़ा दायरा लेकर के बढ़ता है। ये प्रोडक्ट को भी, एनवायरनमेंट को भी, प्रोग्राम्स को भी और सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है और कहता है कि ऐसा डिजाइन, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा प्रोग्राम्स या ऐसी सर्विसेज जो सभी के लिए उपयोगी हो, यथासंभव यानी ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल, मतलब जहां तक महत्तम संभव हो वह सभी के लिए प्रयोग में लाया जाए। और महत्वपूर्ण बात, विदाउट द नीड फॉर एडेप्टेशन, जो बात आईएसओ ने कही
वही बात को कहीं कहीं ये भी रख रहा है, थोड़ा और एक्सपैंड करके, विदाउट द नीड फॉर एडेप्टेशन, यानी कि जरूरत ना पड़े उसे सुधारने की, कुछ चेंज करने की। हम एक एयरक्राफ्ट बनाए, एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाए जिसे सुधारने की जरूरत ना हो सबके लिए, हमें दूसरा उसमें कुछ करने की जरूरत ना पड़े, ऐसी व्यवस्था ही हो उस एयरक्राफ्ट में कि उसे हर कोई यूज कर सकता हो, कोई भी बैठ सकता हो, कोई भी जा सकता हो, एक जो मतलब हर व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जा सके। एक ट्रेन बनाई जाए तो ट्रेन ऐसी बनाई जो हर लोग जा सके उसमें, ऐसा ना हो कि बाद में उसके लिए कुछ हमें चेंज वेंज करना पड़े उसके। जब डिजाइन ही हो तो उसमें एकोमोडेट किया जाए हर लोगों को। ये बेसिकली यूनिवर्सल डिजाइन का एक कॉन्सेप्ट है, और ये मानता है कि यह एक स्पेशलाइज्ड डिजाइन है, और एक स्पेशलाइज्ड डिजाइन शैल अप्लाई टू असिस्टिव डिवाइसेस इंक्लूडिंग एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। एक इस यूनिवर्सल डिजाइन को और थोड़ा एक्सपैंड किया है इन्होंने सेक्शन 2ZE आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का, कि उन्होंने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में भी जोड़ा है इस बात को, क्योंकि ये एक्ट ही था उनकी तरफ ध्यान दिलाने का। तो यूनिवर्सल डिजाइन कोई सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए नहीं है, मगर फिर भी इसमें इन्होंने कहा कि और स्पेशलाइज्ड डिजाइन दैट शैल अप्लाई, यानी कि जो ऐसा डिजाइन हो जो अप्लाई करता हो असिस्टिव टेक्नोलॉजी के या एडवांस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने का, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को पूरी तरह से अकोमोडेट करने का। ये एक बड़ी बात है यूनिवर्सल डिजाइन को समझने के लिए। ये डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लीगल डेफिनेशन है हमारे देश का। इसके अतिरिक्त आप देखें तो इस आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कई जगह पर यूनिवर्सल डिजाइन की चर्चा और भी आई। उसमें कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जो हमेशा यूज किए जा रहे हैं, वो सभी यूनिवर्सल डिजाइन में बनाया जाए, और appropriate government shall measure to promote development, production and distribution of universally designed consumer product and accessible for the use of persons with disability। ऐसे चीजें ही बनाए जाए जो सामान्य मार्केट में उपलब्ध हैं, वो सब यूनिवर्सल डिजाइन हो, ताकि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी भी उसको उपयोग कर सकें। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस चीज का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये हर चीज में लागू होगा, यानी कि सर्विसेज में भी लागू होगा। यानी एजुकेशन एक सर्विस है, तो एजुकेशन के सर्विस में भी हमें यूनिवर्सल डिजाइन को अडॉप्ट करना होगा। इन सब बातों को आप सेक्शन 42, 43 में आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर साइड में मैंने गलती से सेक्शन 2ZE आ गया, ये सेक्शन 42 और 43 के कंसर्न्स हैं। जो इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स हैं यूनिवर्सल डिजाइन के, उनमें से महत्वपूर्ण जो है 7 प्रिंसिपल जो बहुत फेमस हैं। ये बेसिकली रोनाल्ड मेस ने ही शुरू की थी इस पे बहस यूनिवर्सल डिजाइन की, जो बहुत पॉपुलर हो गई। 1997 से सबसे पहले इन्होंने एक 7 प्रिंसिपल दिया था, जो आज भी बहुत पॉपुलर है यूनिवर्सल डिजाइन के लिए। इक्विटेबल यूज, यानी कि ऐसा हो जो सभी के द्वारा, मतलब जो लोग भी अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, हर श्रेणी के लोग उसको यूज कर सकें, ज्यादातर लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज, हम उसे फ्लेक्सिबल रूप में यूज कर सकें, समय, स्थान, इसके हिसाब से वो फ्लेक्सिबिलिटी हो उसमें यूज करने के लिए। ऐसा नहीं कि अभी यूज कर सकते हैं तो शाम में नहीं यूज कर सकते, सुबह नहीं यूज कर सकते, कल नहीं यूज कर सकते, बाद में नहीं कर सकते, इस तरह की चीजें उसमें ना हो। सिंपल है, इंट्यूटिव यूज हो, यानी कि सामान्य हो। और इंट्यूटिव मतलब होता है आप जैसा सोचते हो वहां हो। मान लीजिए आप किसी चेयर पे आप खिसकाना चाहते हैं उस चेयर को, वो स्लाइडिंग चेयर है, या फिर वो पीछे उसकी जो बैकरेस्ट है वो पीछे हो सकता है, उसका बटन कहाँ होना चाहिए? आप जहां महसूस करते हो वहां अगर बटन मिले, तो इस तरह के डिजाइन को हम लोग या उस तरह की चीजों को कहेंगे इंट्यूटिव, यानी आप सोच रहे हैं कि वहां होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप एक मोबाइल फोन को उठा करके देखें, आप सोचेंगे कि आपको कहाँ जाना चाहिए किसी काम को करने के लिए, कोई टास्क परफॉर्म करना है या कोई चेंज करना चाहते हैं, तो आप जहां चाहते हैं वहां जाते हैं, ढूंढते हैं, मिल जाता है आपको। अगर ऐसा होता है तो इस तरह के डिजाइन को हम इंट्यूटिव के रूप में लेते हैं। इंट्यूटिव यूज है, हम सोच रहे हैं और हमें मिल रहा है। नेक्स्ट है परसेप्टेबल इंफॉर्मेशन। परसेप्टेबल इंफॉर्मेशन मीन्स कि जो सूचनाएं हैं वो हम तक समझ में आए। जैसे मान लीजिए सिर्फ टॉयलेट लिखा हुआ हो, पुरुष टॉयलेट लिखा हो तमिल में, आप तमिल आपको आता नहीं है, आप टॉयलेट पुरुष महिला के टॉयलेट में, महिला पुरुष के टॉयलेट में भी जा सकता है। इसलिए इंफॉर्मेशन को परसेप्टेबल बनाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आइकन देते हैं कि ये पुरुष का टॉयलेट है। ऐसा आप देखेंगे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे भी इस तरह की चीजों को लाया जा रहा है। आपको दिखाया रेलवे स्टेशन, तो ट्रेन का एक आइकन बना दिया गया कि रेलवे स्टेशन उधर है 5 किलोमीटर, ताकि कोई
व्यक्ति अगर नहीं पढ़ा लिखा भी है तब भी वो जा सके कि हाँ ट्रेन उधर दिख रहा है, उधर की तरफ रास्ता जा रही है, रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है, और मिनिमम जो फंक्शनल लिटरेसी भी है 1 2 3 देख के तो उसे भी समझ सकता है कि हाँ 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर वो हमारा रेलवे स्टेशन है, या कोई भी ऐसा चीज। परसेप्टेबल इंफॉर्मेशन मीन्स कि जरूरी नहीं हो कि भाषा की बाध्यता में आप बांध दें किसी चीज को। नेक्स्ट, टॉलरेंस फॉर एरर, यानी कोई ऐसा चीज ना बनाए जो 1 2 बार गलत बटन दब गया तो खराब हो जाए, 1 2 बार आपने कुछ गलत इस्तेमाल हो गया तो कुछ गड़बड़ हो जाए। यानी कि जो त्रुटि होती है उनको झेलने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है लो फिजिकल एफर्ट, यानी कि छूने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बहुत सभी लोग के पास बराबर फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होता है, कई लोग बड़ी बहुत कम स्ट्रेंथ वाले लोग हो सकते हैं। उस तरह के चीजों में हमें जरूरी है कि लो फिजिकल एफर्ट लगाना पड़े। यानी कि आप देखेंगे टॉयलेट्स में आजकल पुश बटन वाले टॉयलेट्स आ रहे हैं ताकि आप छू करके उस यूज कर सके। And the last one is size and space for approach and use, यानी कि किसी महत्वपूर्ण चीज कोई चीज है जहां पर आप उसको उस तक पहुंच सके, उसका उपयोग कर सके, उसके लिए समुचित आकार और वहां पर स्थान होना जरूरी है। एक एटीएम ही बनाया जाए, दरवाजा ऐसा हो कि सब कोई जा सके, एक व्हीलचेयर के साथ भी आप उस तक पहुंच सके, एक सामान्य व्यक्ति भी जा सके, कोई भी जा सके, यानी कि इस तरह से हमें कुछ एडेप्टेशन या चेंज करने होंगे। उस स्थान के लिए ऐसा आकार भी सुनिश्चित करना होगा, उस स्थान को भी ऐसा करना होगा ताकि वो यूज किया जा सके, अप्रोच हो सके। ये पूरा एक 7 प्रिंसिपल जो बहुत पॉपुलर है, ये यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग तो इसी पर कहीं ना कहीं आधारित है, लेकिन वो थोड़े अलग है। तो मैं समझता हूं कि हम लोग इस चर्चा पे बात कर चुके हैं। यूनिवर्सल डिजाइन की बात हम लोगों ने की कि एक ऐसा डिजाइन जहां चेंज ना करना पड़े, एडेप्टेशन की जरूरत ना हो, वो यूनिवर्सल डिजाइन और सभी के लिए लागू हो, पहली बात। दूसरी बात, लर्निंग पे हम लोगों ने बात कर ली कि लर्निंग क्या है। लर्निंग बेसिकली कंस्ट्रक्शन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज है, और वो लर्नर द्वारा खुद ही होता है। अब इन दोनों को अगर मिला करके देखें तो कई सारे बातें अब हम लोग यूनिवर्सल जो डिजाइन है, बेसिकली यूनिवर्सल डिजाइन है, गुड डिजाइन है, वो मैं बोलना भूल गया था कि कहीं भी अगर एक डिजाइन जो सबके लिए लागू होगा सबसे अच्छा डिजाइन होगा। इस तरह से देखें तो हम यूनिवर्सल डिजाइन को जान गए हैं और लर्निंग को की पे चर्चा कर ली। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है, जो आज के सब्जेक्ट का मुख्य है विषय कि हम कैसे लागू करें यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग पे, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग पे बातचीत करें। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यानी कि सीखने के लिए हमें कैसे सार्वभौमिक जो मॉडल है या प्रारूप है, उसको डिजाइन है, उस पे कैसे बातचीत, वो कैसे लागू होना चाहिए। तो बहुत ही पॉपुलर 3 सिद्धांत हैं यूनिवर्सल डिजाइन के। वो है मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है, ये पहला सिद्धांत है मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दूसरा मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन, और तीसरा है मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट। अब ये अगर हम कहें कि 3 प्रिंसिपल्स ऑफ यूडीएल हैं ये, तो यूडीएल के प्रिंसिपल किस रूप में मैं देखूं, किसके लिए देखूं, टीचर के लिए देखूं, किसके लिए देखूं। जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग इज फोकस्ड फॉर लर्नर्स, फोकस्ड फॉर लर्नर्स, अ ग्रुप ऑफ लर्नर्स। यानी कि तय है कि ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल को हमें देखना कैसे होगा, हमें देखना होगा बच्चों के आधार पर, बच्चों की समस्याओं या बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं उनके आधार पर देखना। ये टीचिंग के लिए नहीं है कि हम पढ़ाएं कैसे, इसके लिए ये जरूरी है कि कैसे सिखाया जाए बच्चों को। तो सीखने के लिए एक बच्चे के रूप में मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक बहुत महत्वपूर्ण है कि रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जब हम लर्नर की बात कर रहे हैं तो एक कोई भी लर्नर किसको रिप्रेजेंट कौन करता है, कोई लर्निंग कंटेंट, यानी कि एक लर्निंग कंटेंट जो है रिप्रेजेंटेशन क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। तो लर्नर्स को अलग अलग रूप से कैसे सूचनाएं या ज्ञान मिल सके, इसकी व्यवस्था अगर किया जाए। मल्टीपल मीन्स एक वर्ड पहले लिखा हुआ है, देखा आपने, फ्रेज लिखा हुआ है मल्टीपल मीन्स, यानी कि हम ज्यादा अलग अलग रूप में कैसे लर्नर्स को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या नॉलेज दे सकते हैं। यानी कि मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि व्हाट ऑफ लर्निंग, क्या सिखाया जाना है, यानी क्या नॉलेज एंड रिसोर्सेज हैं।
दूसरा है मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन बेसिकली ये बच्चे कैसे अपनी बात को रख सकें, और लर्नर्स कैन अल्टरनेटिव्स फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग व्हाट दे नो, जो वो जानते हैं, जो उन्होंने सीखा है, बच्चे कैसे अपनी बात को रख सकते हैं। ये हुआ मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। एंड द थर्ड वन इज द मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, मीन्स हाउ टैप इनटू लर्नर्स इंटरेस्ट एंड इंक्रीज मोटिवेशन। कैसे हम उन्हें अधिक से अधिक प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनके ध्यान को अपनी ओर, उस विषय वस्तु की ओर आकृष्ट कर सकते हैं। तो अगर उस रूप से देखें तो जो मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन है वो हाउ ऑफ लर्निंग, कि कैसे लर्निंग हो उसकी बात करता है, गोल्स एंड स्ट्रेटजीज की बात करता है। एंड द लास्ट वन द मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, ये व्हाई ऑफ लर्निंग की बात करता है। यानी सिंपल रूप से अगर समझें तो एक साधारण रूप में अगर आप इस बात को रखना चाहें तो साधारण सी बात है कि बच्चे को जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं उसको मल्टीपल मीन्स में रखना चाहिए। ये हुआ मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यानी कि ये बेसिकली टीचर्स पे लागू होता है, मतलब क्योंकि ये रिप्रेजेंट करने को कौन आता है, टीचर आता है, किताबें आती हैं, ये सभी चीजें मल्टीपल मीन्स में आए बच्चों के सामने, ये हुआ मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। दूसरा मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन, यानी कि ये वो बातें हैं जो बच्चों को अवसर देते हैं अलग अलग तरह से अपनी बात को एक्सप्रेस करने का। ये हुआ मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन। और तीसरी बात कि जी मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी किस प्रकार से हम बच्चों को या जो सीखने वाले लोग हैं उनको उस विषय वस्तु से, लर्निंग कंटेंट है या जो विषय है, टॉपिक है, उसे कैसे इंगेज कर सकते हैं। ये तीन बातों को ध्यान में रखते हैं तो हम अपने यूनिवर्सल डिजाइन के जो पूरे प्रिंसिपल्स हैं उन सभी को लागू कर सकते हैं। इन तीनों को लागू कैसे करेंगे, इन तीनों को जानने के लिए बहुत जरूरी है। पहला है मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कोई भी लर्निंग कंटेंट है, मान लीजिए कि आप जोड़ सिखाना चाहते हैं बच्चों को, जोड़ या एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं बच्चे, तो उस वो जो पाठ वस्तु है सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लर्निंग कंटेंट है, वो अलग अलग रूप में बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला तरीका है कि ऑप्शन फॉर परसेप्शन, यानी कि कोई चीज जो उसको उसके सामने आप विजिबल रख रहे हैं, वो फील कर रहा है, वो अलग अलग परसेप्शन के फॉर्म होने चाहिए। यानी कि क्या हुआ कि टीचर अगर किसी बात को बोल करके बता रहा है तो लिख करके भी बताए, क्योंकि परसीव हम अलग अलग रूप से कर सकते हैं। वी कैन परसीव विजुअली, एक स्टूडेंट जो है दे कैन परसीव विजुअली, दे कैन परसीव ऑडिटरी, है ना, अगर संभव हो तो दे कैन परसीव इन अ टैक्टाइल वे, दे कैन इवन टेस्ट व्हाट, अगर इफ पॉसिबल, जरूरी कि हर चीज को हो, लेकिन अगर हम मसालों की बात कर रहे हैं तो हम वहां पर उसे टेस्ट भी बहुत जरूरी है, और उसकी स्मेल भी। यानी किसी भी चीज को आप गौर से सोचे ना, आपने गोलगप्पा खाया है मान लीजिए, तो गोलगप्पा खाया है या पानी पूरी या गोलगप्पा, ऐसे जो फुचका जो भी कहते हैं, जहां भी जो कहते हैं, आप खाएं तो आपको सिर्फ उसकी शक्ल याद नहीं है, आप उसकी स्वाद को भी जान रहे हैं, आप उसके कुरमुराहट को, टेक्टाइल जो उसमें फीचर है वो भी जान रहे हैं, आप वो कैसा दिखता है वो भी जानते हैं, और गोलगप्पा वाला बनाता है उसमें किस तरह का साउंड्स आते हैं वो सब भी आप बच्चे, एक एज ए होल कॉन्सेप्ट होता है किसी भी व्यक्ति को। और अगर आप किसी चीज पाठ को पढ़ा रहे हैं, वहां पर अगर आप उसे जानने समझने के अलग अलग अवसर नहीं देते हैं जो अलग अलग परसेप्शन या सेंस ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हो, तो फिर बात नहीं बनती। आप गौर से कभी बैठें तो हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी को पढ़ें, और उससे जो रिफ्लेक्ट होकर के आता है कि कई बच्चे कई रूप से स्मार्ट होते हैं। एनी स्टूडेंट कुड बी ए विजुअल स्मार्ट, एनी स्टूडेंट कुड बी ए लैंग्वेज स्मार्ट, यानी कई रूप से हमारे बीच लोग मौजूद हैं, बच्चे जो मल्टीपल इंटेलिजेंस को धारण करते हैं, अलग अलग रूप से चीजों को समझ सकते हैं। तो ऑप्शन फॉर परसेप्शन देना बहुत जरूरी है, तभी वो समझ पाएंगे
किसी पाठ्य वस्तु को। दूसरा, ऑप्शंस फॉर लैंग्वेज। एक बहुत बड़ी बहस छिड़ती है कि जो बच्चे के घर की भाषा होती है, विद्यालय आते हुए विदेशी हो जाता है, अपने आप को विदेशी महसूस करता है या स्कूल को विदेश मान लेता है। क्यों? घर में मान लीजिए वो भोजपुरी में बात कर रहा है, घर में वो अवधी या मैथिली में बात कर रहा है, जैसे वो विद्यालय पहुंचता है वहां हिंदी हो जाती है भाषा, या इंग्लिश में बात करने लग जाते हैं। यानी किसी भी चीज को, जो आपको मैंने पहले ही कहा था कि पूरी कंस्ट्रक्टिविस्ट मानती हैं कि भाषा बहुत जरूरी है। जब हमारे अपनी भाषा, एक बच्चे की भाषा और विद्यालय की भाषा में कोई तालमेल ही ना हो, दिक्कत हो जाती है, बहुत समस्याएं होती हैं। इसलिए स्टूडेंट टीचर इनके रिलेशनशिप में जरूरी है, किसी पाठ्य वस्तु को समझाए जाने के लिए जरूरी है कि उनके जो भाषा है और जो विद्यालय की भाषा है उसमें गैप ना हो, उस गैप को मिनिमाइज किया जा सके। एंड ऑप्शंस फॉर कंप्रहेंशन, कई सारे कॉन्सेप्ट प्लान होते हैं, कॉन्सेप्ट मैप होते हैं, आप अलग अलग रूप से समझ सकते हैं उस चीजों को, समझाने के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई बच्चा देर से समझ रहा है, जरूरी नहीं कि इसका मतलब वो चीजों को कम समझेगा, समझने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। तो एक टीचर को चाहिए कि अलग अलग ऑप्शन दे उसे समझने का, अलग कॉन्सेप्ट मैप के रूप में दे सकते हैं, कोई चित्र दिखा सकते हैं, किसी को वो बोर्ड पे लिख के बता सकते हैं, किसी की कहानी सुना सकते हैं। ये अवसर है, यानी कि कोई भी पाठ्य वस्तु को एक टीचर जो प्रतिनिधित्व कर रहा है या एक टेक्स्ट बुक में ही लिखा हुआ कोई बात है, तो उसे इन तीनों चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि उसे अवसर दिया जाना चाहिए कि वो अलग अलग सेंसेस को से इंफॉर्मेशन ले सके। दूसरा, उसमें भाषाई गैप कम होनी चाहिए, जो बच्चों की भाषा है और विद्यालय की भाषा या पुस्तक की भाषा है वो ऐसी ना हो जो बच्चा समझ ही ना पाए। और तीसरा, अलग अलग रूप से समझाया जाना चाहिए, अलग चार्ट, मैप, डायग्राम, वीडियोस दैट शुड बी सपोर्टेड विद डिफरेंट ऑप्शंस फॉर कंप्रहेंशन। यानी कुल मिलाकर के इस तरह से बन जाता है मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मैं समझता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। दूसरा है जो एक इंपॉर्टेंट था, मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन। अभी जो पिछला जितना भी बातें थी वो बच्चों के इनपुट से संबंधित था, यानी बच्चे जो ग्राह्य करेंगे उसको कैसे मल्टीपल मीन्स में प्रेजेंट करना है। ये जो है बच्चे जो आउटपुट देंगे, यानी कि जो बच्चे अपने सामने ऑप्शन रखते हैं उसमें कई तरह के एक्शन और एक्सप्रेशन के साधन होने चाहिए। एक बच्चे को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए कि तुम सबको कह दिया कि अब घर में कल लिख करके लाओ, या कुछ और, जब तक आप अवसर नहीं देंगे उसे कुछ कुछ करने का, नए नए चीजों को करने का, तब तक हो नहीं सकता है। एक बात को कोई बच्चा लिख करके ला के बता सकता है, कोई रिसाइट करके प्रेजेंट कर सकता है, कोई ड्रामा के फॉर्म में आपके सामने ला सकता है, कोई कविता लिख सकता है उस पर। इस चीज की फ्रीडम या ऑप्शंस दिए जाने चाहिए। यही बात मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शंस एंड एक्सप्रेशन की बात करती है। यानी कि आपके जो लर्निंग के डिजाइन होंगे, आप जो पढ़ाने का आपका तरीका होगा, वो इस चीज की अनुमति देता हो कि ऑप्शंस फॉर फिजिकल एक्शंस हो, यानी कि बात देना करे कि यही फिजिकल एक्शंस करना है आपको। आप अलग अलग रूप से फिजिकल एक्शंस के लिए आप उन्हें प्रमोट कर सकें। कोई लिख करके फिजिकली एक्शन अपना पूरा कर रहा है, कोई ड्रामेटिक परफॉर्म कर सकता है, ये बहुत जरूरी है। ऑप्शंस फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि आप कोई चीज को आपने कहा कि इस चीज को बताना है, उसे आप छूट देना होगा आपको कि वो अलग रूप से अपनी बात को रख सके, अलग अलग रूप से अपने आप को कम्युनिकेट कर सके, ये बहुत जरूरी है। तो ये ऑप्शंस फॉर कम्युनिकेशन। ऑप्शंस फॉर फंक्शंस, यानी कि जो क्रियाएं वो कर रहे हैं, कोई काम तो कर रहे हैं, टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, अब उन फंक्शंस में ऑप्शन दीजिए। हर को एक ही काम देने की जरूरत नहीं है, हर लोगों को एक अवसर दिए जाने की जरूरत है। ये काम बच्चे ही करेंगे, लेकिन लीड तो क्लासरूम को टीचर करता है। टीचर हैज टू टेक लीड एंड दे मस्ट हैव टू प्रोवाइड मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशंस टू बी परफॉर्म बाय स्टूडेंट्स। तीसरा, मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी कि कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए कि आपने बच्चों को पत्तियों के बारे में पढ़ाया, आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है कि बच्चा पत्तियों के बारे में संपूर्ण जानकारी रखे, पत्तियों की समझ हो उसमें कि कैसे पत्तियां होती हैं,
जरूरी है कि आप बारे में बताया है और बच्चे कल जाकर के पत्ते ढूंढने लगे, बच्चे कल जाकर के फूलों को फूल के बारे में पढ़ाया, फूल ढूंढने लगे, अलग अलग आकार प्रकार और के फूल ढूंढने लगे, वो ढूंढने लगे कि कितने सेपल्स कितने पेटल्स हैं एक फूल में, आपका काम पूरा हो गया। बच्चे ने बेसिकली सीख लिया। यानी कि बच्चों को सिखाने के लिए जरूरी है कि बच्चे उस पाठ के कंटेंट से, उस विषय वस्तु से जुड़ जाए। जुड़ने के लिए मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी कि वो जुड़ पाए, वो जरूरी है कि आप अलग अलग रूप से उसे अवसर दें कि वो जुड़ पाए। यानी कि ऑप्शन फॉर इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट का अगर कुछ अलग हो रहा है तो आप अलग टास्क दे सकते हैं जो उसके इंटरेस्ट का है। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हर बच्चे को पत्ता ही जमा करने के लिए नहीं कहा दिया जाए, कोई बच्चे अगर कुछ और कर सकते हैं कि पत्तों के बारे में कहां कहां इंफॉर्मेशन मिल सकता है वो कलेक्ट कर सकते हैं। कोई बच्चा जाके खुद से स्वयं से पत्ता भी कलेक्ट कर सकता है या फूल कलेक्ट कर सकता है। ये बहुत जरूरी है कि इंटरेस्ट के हिसाब से, जिस तरह के जो इंटरेस्ट हो उस तरह की चीजों से आप उसे एंगेज करने की छूट थोड़ी सी दें। लेकिन छूट का मतलब ये नहीं होता है कि छोड़ देना, यहाँ छोड़ने की बात नहीं है, आपको जोड़ने की बात है कि बहुत जरूरी है कि हमें इंटरेस्ट के हिसाब से उनको जोड़े। ऑप्शन फॉर परसिस्टेंस, वो हमेशा प्रयास कर सके, निरंतर प्रयास कर सके, इसके अवसर ढूंढने की जरूरत है। और ये जरूरी है कि आपके पढ़ाने लिखाने में ये चीजें होनी चाहिए। थर्ड इज ऑप्शन फॉर सेल्फ रेगुलेशन, बच्चे खुद से पढ़ने लग जाए, किसी चीज को इंटरेस्ट दिखाने लग जाए, एक रेगुलेशन आए, पढ़ने का टाइम फिक्स हो जाए उनका, एक रेगुलेट हो जाए, अपने से कुछ ढूंढने लग जाए, अपने से कुछ करने लग जाए। यही पर्पस होता है लर्निंग का, क्योंकि लर्निंग हो गई, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई और वो खुद डिस्कवरी माध्यम से अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे। इस तरह से अगर आप देखें, कुल हमने 3 बातों को, प्रिंसिपल को समझा है। मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सॉरी सर, बीच में इंटरप्ट कर रहा है, एक बार प्रेजेंटेशन रिज्यूम कर दीजिए। ओके ओके। थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं कर रहा हूं। अभी हो गया शायद? नहीं सर, अभी प्रेजेंटेशन आया नहीं, आ रहा है। ओके। इस तरह से हम लोगों ने जाना, इस तरह से हम लोगों ने अभी बात की, जाना है कि मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी किसी पाठ्य वस्तु को आप बच्चों के सामने रख रहे हैं, अलग अलग मॉडल माध्यम से आपको बच्चों को रखना होगा। मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एक्सप्रेशन, बच्चा कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहता है, आपको आजादी देनी होगी मल्टीपल मीन्स में वो रख सके। तीसरा मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी किसी पाठ्य वस्तु से बच्चे जुड़ाव स्थापित कर रहे हैं तो अलग अलग साधन उसके हो सकते हैं, और कैसे वो जुड़ाव स्थापित कर सके उस पाठ्य वस्तु से, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये 3 प्रिंसिपल हैं, इनको ध्यान में अगर रखते हैं तो आप किसी भी बात को, यूनिवर्सल डिजाइन को लागू करने में सक्षम होते हैं। कई बार ऐसी बातें आती हैं कि आप, भाई इस तरह से केवल बातें हो गई, कहाँ कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ ये चेंजेस हमारे बीच कहाँ आ रहा है, बड़ा थ्योरेटिकल बातें हैं। ऐसी बात नहीं है, ये कई सारे ऐसे, जब कोई अवधारणा से ही किसी बात की समझ बन पाती, जब तक आपके पास एक विजन ना हो, आपके पास परिप्रेक्ष्य ना हो, आपकी पर्सपेक्टिव ना हो, आप आगे बढ़ नहीं सकते। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, जीता जागता उदाहरण है एनसीईआरटी की बुक्स उठा करके देखिए। अब एनसीईआरटी की बुक्स को आप देखिए, क्यूआर कोड से हर चैप्टर के बाहर क्यूआर कोड लगा हुआ है, और हर चैप्टर के बाहर क्यूआर कोड जो लगे हुए हैं वो क्यूआर कोड्स सपोर्टेड हैं उस चैप्टर को टॉकिंग बुक में पढ़ देने का, या और उसके सपोर्टेड कई सारे वीडियोस भी आपको वहां डेमोन्स्ट्रेट करने का। मान लीजिए अगर कोई थ्योरी है, मान लीजिए मैं पत्ती और फूल की बात कर रहा था, पत्तियों और फूल के बारे में, तो उसके बारे में एक वीडियो बना करके भी रखा हुआ है वहां पर। यानी कि जो बच्चे समझना चाहे टीचर से भी समझ सकते हैं, मल्टीपल मीन से किताब में पढ़ करके समझ सकते हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं स्कैन किया सुन करके उस किताब से पढ़ पा रहे हैं, और नहीं तो उसके संबंधित कुछ वीडियोस जो जरूरी उससे संबंधित हैं वो वीडियोस भी देख सकते हैं जो किसी बड़े एक्सपर्ट ने बनाए हैं। यानी कितने, आप आज की किताब को अगर उठा करके देखें तो हम बातें करते हैं कि यूनिवर्सल डिजाइन लागू नहीं, यूनिवर्सल डिजाइन तो लागू है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई नए सीबीएसई बुक को उठा करके देखें, आज ही उठा करके देखें, आज जाएं अपने आसपास उठा करके देखें, और अपने मोबाइल में क्यूआर कोड स्कैनर को एक्टिवेट रखें, आप देखें, किसी चैप्टर को उठा करके देखें और करें,
आपको लगेगा? सॉरी सर, रिज्यूम प्रेजेंटिंग सर। ओके सॉरी। कृपया सभी से निवेदन है कि बीच में प्रेजेंट की बटन न दबाएं, अन्यथा बेस्ट प्रेजेंटेशन सर का हट जाता है, जिससे समस्या हो रही है। सभी से निवेदन है सर। सॉरी सर। हाँ कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। तो अब आ गया ना? नहीं सर, अभी नहीं है। आया? नहीं सर, अभी प्रेजेंटेशन नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, फिर मैं देखता हूँ। नहीं सर, नहीं आया। ओके, मैं समझता हूँ अब आ गया होगा। जी सर, जी सर। यानी आप जाएं, एनसीईआरटी की बुक को उठाएं। एनसीईआरटी नहीं, हमारे एनआईटीज में भी कई सारे ऐसे पब्लिकेशंस बने जिसमें हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को पूरा किया और देखा कि एक कई कई तरह से आप उसे समझा सकते हैं चीजों को। यानी कि पहले जो हम बात करते थे कि विजुअली इंपेयर्ड बच्चों को हमें टॉकिंग बुक देनी है या ब्रेल बुक्स देनी है। अब मान लीजिए कि छोटे बच्चों को ब्रेल तो अभी नहीं संभव हो पाया, फ्यूचर में आगे प्रयास किया गया, तो अब हमारे पास किताबें एक ऐसे स्वरूप में मौजूद है जहां पर आप एक पुस्तक सिर्फ पुस्तक नहीं है, वो बोलती पुस्तक भी है। यानी कि वो चीजों को देखिए, मल्टीपल ऑप्शंस फॉर परसेप्शन याद कीजिए। इस किताब को देखने के लिए मैं कह रहा हूं कि जो मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन में क्या था, फर्स्ट ऑप्शन फॉर परसेप्शन, यानी कि विजुअल परसेप्शन, यानी देख करके पढ़ तो सकते हैं, साथ साथ सुन सकते हैं, सुन करके भी जान सकते हैं। साथ में आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप वीडियो भी देख सकते हैं उसके बहुत सारे। एक अवसर मिल रहा है बहुत सारे चीजों का एक ही किताब के द्वारा। यानी कैसे नहीं कह सकते हम यूनिवर्सल डिजाइन, यूनिवर्सल डिजाइन है। और यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग की बात ये कर रहा है। यूनिवर्सल डिजाइन केवल वो हवाई जहाज वाली एग्जांपल यहाँ पे नहीं चल रही कि हवाई जहाज अब यूनिवर्सल डिजाइन में आ रहा है। इसी तरह से किसी भी और भी लर्निंग कंटेंट के भाग को देखें तो कई सारे ऐसे अवसर ऐसे आ रहे हैं। मैं टाइम देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा हो गया है, 1 ही घंटे का समय, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि हम कई तरह से इस चीज को लागू कर सकते हैं, कई रूप से हम लागू कर सकते हैं। जरूरी है कि हम लोगों को सोच में बदलाव लाने के। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग about teaching and learning that gives students an equal opportunity to succeed। हम एक ऐसे सोच की बात कर रहे हैं, एक ऐसे उपागम की बात कर रहे हैं जहां पर हम अवसर दे रहे हैं हर बच्चे को सीखने का, एक अलग रूप से जाने का। और ये बेसिकली ऑफर करता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप जब किसी चीज को ऐसा फ्लेक्सिबल बनाते हैं कि ये भी कर सके ये भी कर सके, तो आप बेसिकली यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग की ओर बढ़ सक रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि आप कोई भी चीजों को सोच करके देखें, हर कुछ संभव है और एक ही चीज से संभव है। यानी कि आपको डिजाइन, आप जब कोई सीखने सिखाने का कोई प्रारूप बनाए तो उसे ऐसा बनाएं जिससे सभी लोग सीख सकें, ऐसा सोच कम से कम स्थापित करें। एक वीडियो बनाए तो ऐसा बनाए कि जिसको सब लोग देख सकें। क्यों ना आप उसमें कुछ सबटाइटल्स डाल दें, क्यों ना आप उसमें कुछ वीडियोस डालें, साथ में बोले भी, म्यूट वीडियो ना बनाए या म्यूजिकल वीडियो के साथ साथ उसमें अवसर भी दे। आजकल बहुत सारे ई कंटेंट डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे, आप भी कुछ कुछ बना रहे हैं। तो उस समय जब बनाए आप डिजिटली कुछ बना रहे हो कहीं पर, तो जो 4 क्वाड्रेंट अप्रोच है जो एमएचआरडी के जो स्वयं इनिशिएटिव है उस पे इन्होंने सजेस्ट किया है कि 4 क्वाड्रेंट में चीजें होनी चाहिए। पर वर्ल्ड में वैसे ये 4 क्वाड्रेंट अप्रोच लागू है। यानी कि आप कोई भी चीज बताएं तो उसके लिए ई ट्यूटोरियल होना चाहिए। दूसरा उसका ई कंटेंट, यानी वो जो बातें आप बोल रहे हैं, वीडियो बता रहे हैं, उसका कुछ कंटेंट भी सपोर्ट करें। साथ में आप असेसमेंट भी करें, उस चीज का मूल्यांकन भी करें, आकलन भी करें, और लास्ट में डिस्कशन के अवसर भी रखें। क्योंकि जब तक ये आप चारों काम नहीं करते हैं तो आप ऑनलाइन ई लर्निंग पे आप सफलतापूर्वक नहीं पूरा कर पाते हैं। क्योंकि आपको वीडियोस भी दिखाने हैं, आपको उस पर कुछ कंटेंट भी प्रोवाइड करने हैं, आपको कुछ आकलन और कुछ जांचना भी है। जिस तरह से जांचें, वो जांचने का उद्देश्य है कैसा भी हो सकता है कि वो जांचें, उनको अपने पेस में सीखने का अवसर दें, और साथ में लास्ट में डिस्कशन का ऑप्शन रखें। ऐसा ये 4 क्वाड्रेंट कहता है। मैं भी चाहता हूं कि मैं आपको डिस्कशन का अवसर दूं। थैंक यू, आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्ण सुना है, अब बातचीत में हिस्सा लिया है। मैं चाहूंगा कोई प्रश्न आपको अगर इससे जुड़ा हुआ है, कोई विचार है तो जरूर रखें। 177
हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे किसी भी प्रतिभागी को अगर सर के समक्ष कोई अपने मनोभाव प्रश्नों के रूप में रखने हैं तो कृपया वो बोल सकते हैं। हेलो सर, am I audible? हाँ, yes please. Sir, this is Afsar Khan. I'm doing research in Universal Design for Learning. Okay. I have some queries regarding multiple language. As you have Means declared, options for languages. yes sir, yes sir. Uh-huh. As you have presented that in options of multiple means of representation, Mhm. you said that multiple language will be there, so that every student who don't have their native language can easily access the information which is provided by the teacher. Mhm. But sir, how is it possible to teach a children in their learning style, especially in government school, where teacher student ratio are very much? No. It's not about the teacher-student ratio actually. It's just about this means a lot. You can innovate so many things in this category. Options for languages means you must cater the wide reference of. Just you take a 5 rupees note. You can find the 14 language, 15 language easily in the note. So this is the concern about how you take it, your concern, how much languages you could consider in your presentation. Just you feel about a school in Varanasi where Bhojpuri language is speaking in the rural village, and a student a student came to the school and he found that his language is not match with the language of school, because स्कूल में ऐसा हो सकता है कि वो पूरा हिंदी ऐसा बोलते हो, अब ये हिंदी और उस भोजपुरी के बीच गैप हो सकता है क्योंकि यूपी के सारे स्कूल्स हिंदी में चल रहे हैं। अब एक बच्चा अपनी भाषा को जब वहां नहीं पाता है तो उसे पराया महसूस करता है। आप इसको अब जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप जरूर थोड़ा सा एनसीएफ को भी देखें, जहां पर इस लैंग्वेज बैरियर के बारे में बहुत एड्रेस किया गया है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत अंतर होता है एक बच्चे के स्कूल की भाषा और एक बच्चे की जो अपनी भाषा है, जो माँ बाप से बात कर रहा है, उसमें गैप है। उस गैप को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, एटलीस्ट स्कूल इतना कर सकता है। बाकी तो एक कंटेंट बनाने की बात है, तो एक कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो कई फॉर्म में, कई लैंग्वेजेस में उपलब्ध हो। इसकी चीजें तो बहुत अनंत हैं, आप चाहें तो और कुछ भी कर सकते हैं, कई भाषाओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। शायद इसके प्रयास किया भी जा रहा है कि अलग अलग भाषाओं में कैसे कैसे कैटर किया जा सके, इसके लिए प्रयास जारी है। कई सारे ऐसे ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं जो कन्वर्ट कर रहे हैं। आप देखें कि गूगल ट्रांसलेट क्या कर रहा है, बहुत सारे ऐसे आपके जो इंफॉर्मेशन है उसको चेंज कर दे रहा है। इन सब प्रयासों को, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को धीरे धीरे लागू करके इस अवसर को भी जो आप कह रहे हैं कि अलग अलग भाषाओं में, वो भी संभव है। हाँ, लेकिन हर चीज को अभी लागू नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना संभव हो सके, जो आज की समस्याएं हैं, आज की समस्याएं वही है कि एक इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि कंस्ट्रक्टिविज्म पे और मल्टीपल इंटेलिजेंस पे फोकस होना चाहिए हम सारे टीचर्स का, ताकि हम उसे एड्रेस कर सकें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कोई और? हेलो सर, मेरा एक सवाल है आपसे, निवेदन कि यूनिवर्सल डिज़ाइन और आपका एक्सेसिबल इंडिया, इसमें क्लियर एक लाइन में कैसे डिफरेंसेस कर सकते हैं, बताने का कष्ट करें। थैंक यू। ना, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन इज अ कैंपेन, इट्स अ कैंपेन, इट्स अ क्या कहा, फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा वो पूरा यूनिवर्सल डिजाइन या एक्सेसिबल बनाना चाह रहा है। एक्सेसिबिलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन। एक्चुअली क्या करते हैं आप, यूनिवर्सल डिजाइन में किसी चीज को बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसे एक्सेसिबल बनाते हैं हर तरह के व्यक्तियों के लिए, इंक्लूडिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। यानी क्या कर रहे हैं कि आप, एक्सेसिबिलिटी इज द प्रोडक्ट एंड योर प्रोसेस इज व्हाट, योर प्रोसेस इज टू थिंग, adaptation or universal design. You can plan from the beginning that this product should be in universal design and this could be usable by a large group of person or all person. And another option is that you can bring out some changes in existing program or building so that they can be usable by all. So through Accessible India, government is trying to establish
accessibility in various things. So universal design is the principle behind the Accessible India campaign. So they considering one of the principle as universal design, but everywhere they are not planning actually. What happening in Accessible India campaign, they are making buildings accessible for persons with disabilities. How it possible? It's not universal design actually. They are integrating or making adaptation in existing building. But when it comes for the new building plan, new building approach, they have some suggestion how they can ensure accessibility in the new building. So these are two different things. Adaptation is one thing, one approach. Universal design is another approach. Adaptation comes when we are talking about ensuring accessibility in the existing building, existing structure, existing program, existing services. And when we are talking about universal design, then it's talking about the planning, your vision, your strategy for the forthcoming program, forthcoming services, forthcoming products. So it's a difference. And Accessible India is a campaign, it's a flagship program of Government of India who has to ensure these all accessibility finally. आशा है आपको अपने प्रश्नों के नमस्कार सर। जी मंसूरी सर बता। सर मेरा ये जानना था कि साउंड ऑफ मास्किंग और साउंड ऑफ शैडो उसकी डिजाइन किस तरह नेत्रहीन बच्चों के लिए कर सकते हैं हम? ये बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल हो गया साहब, इससे कोई मतलब इस पे तो अनंत बातें हो गई। ये बिल्कुल स्पेसिफिक और अलग संदर्भ में कहानी हो गई। मैंने समझता हूँ कि ये अभी बहुत जरूरी है इस संदर्भ में, क्योंकि समय भी हो चुका है। सर विषय से संबंधित ही प्रश्न मंसूरी सर, मुझे लगता है सर कि अब हमारे श्रोताओं के प्रश्न जो है वो पूर्ण हो चुके हैं, तो मैं अब आगे बढ़ने हेतु प्रेरित हूँ और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके द्वारा जो पीपीटी प्रस्तुत की जाती है उसमें व्याख्यान तो निश्चित ही बहुत ही दैवत्य होता है, लेकिन जो पीपीटी आप बनाते हैं वो इतना बहु उद्देश्यों की पूर्ति करती है कि उसको देखने के बाद हमारे विद्यार्थी इतने आह्लादित आनंदित होते हैं। हमारे ग्रुप पर जो हमने ग्रुप बना रखा व्हाट्सएप ग्रुप पर, उस पर दैट्स अमेजिंग, वाओ, नाइस पीपीटी, इस तरीके के कमेंट्स आते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थीगण और हमारे सभी विशेष शिक्षक आपकी इस प्रस्तुति से बहुत ही आह्लादित और बहुत ज्ञानवर्धनित है। आपसे निवेदन रहेगा कि पीपीटी आप उपलब्ध कराएंगे तो बड़ी कृपा होगी सर। अब मैं कार्यक्रम की अगली गति में धन्यवाद ज्ञापन हेतु आदरणीय गार्गी गौतम जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता तथा इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए प्रत्येक विशिष्ट जनों को धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय गार्गी गौतम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं गार्गी गौतम हैंडीकैप डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करते हुए डॉक्टर रमेश कुमार पांडे जी जो कि सीआरसी डायरेक्टर ऑफ लखनऊ हैं, स्मिता मैम डायरेक्टर ऑफ पीडी यूनी पीपीडी न्यू दिल्ली, डॉक्टर रीता अग्रवाल डायरेक्टर ऑफ हैंडीकैप डेवलपमेंट काउंसिल टीयर्स, कोऑर्डिनेटर शंकर गणेश जी कोऑर्डिनेटर ऑफ हैंडीकैप डेवलपमेंट काउंसिल अजीत कुमार गुप्ता सर, विकास मिश्रा जी, प्रिंसिपल नीलम गुप्ता प्रिंसिपल ऑफ हैंडीकैप डेवलपमेंट काउंसिल, नागेश पांडे जी, सविता शुक्ला मैम और अंजुम मैम, आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और पंकज सर आपने जो नॉलेज दी है वो हमारे लिए एक बिल्कुल नई नॉलेज है, मतलब हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और ये टॉपिक भी बिल्कुल यूनिक है। और सर ने जैसा बोला, पांडे सर ने जैसा बोला कि आपकी पीपीटी सराहनीय है और मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में सभी लोग जो हैं बहुत ही अच्छे फीडबैक दे रहे हैं और हमें क्योंकि आपसे फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ है तो सर मैं चाहती हूँ कि आप हमारे इंस्टीट्यूट के साथ भी हमेशा जुड़े रहें। और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और हमें इसमें इंक्लूड किया। थैंक यू सो मच। So thanks to all speaker for adoring the occasion and sharing their opinions today. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद गार्गी जी। मैं आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी हमारे श्रोतावृंद हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम
अपलोडेड भी होता है और वहां से ऑनलाइन इसको देखने वाले लोग भी होते हैं। सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उनका स्नेह और उनको उनकी सीखने की जो पराकाष्ठा है वह सीआरसी लखनऊ को नित्य नवीन ऊर्जा दे रही है कि वह अधिक से अधिक क्षमतावर्धन कार्यक्रमों को, अधिक से अधिक फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रमों को, मोटिवेशनल स्पीच और आपके बीच में ऐसे बौद्धिक आयोजनों को लेके आ सके। मेरा आमंत्रण रहेगा, जैसा मैं हर कार्यक्रम के बाद आप सभी से निवेदन करता हूं, जो भी संस्थान अपने क्षमतावर्धन के लिए अथवा जो विशेष शिक्षक हमारे सर्व शिक्षा अभियान में है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में है, अगर वो अपने जिलों के विशेष शिक्षकों के लिए क्षमतावर्धन कार्यक्रम चाहते हैं, कोई प्रशिक्षणित कार्यक्रम चाहते हैं, तो सीआरसी लखनऊ उनके समक्ष खड़ा है। वे हम तक आए और हम क्षमतावर्धन कार्यक्रम के लिए तत्पर और तैयार हैं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करूंगा हमारे ओजस्वी वक्ता से डॉक्टर पंकज सर को। अभिभावक की तरह, बड़े भाई की तरह आशीर्वचन प्राप्त होता रहता है, सदा स्नेह बना रहे सर। सादर धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much. I will share my PPT with you all. You can use it. Okay. Thank you. Sir, feedback form फिर से जरा सेंड कीजिए। धन्यवाद सर। हाँ, फीडबैक फॉर्म पुनः दिया जा रहा है। प्रिया जी, मंदाकिनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी सर, मैं धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ आपको, बिकॉज इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन फॉर ऑल द स्पेशल एजुकेटर। एज बीइंग ए स्पेशल एजुकेटर, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू सीआरसी लखनऊ। सो अगेन थैंक्स सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का सीखने का वो जो जज्बा है वह सीआरसी लखनऊ को यह पटल सिखाने हेतु प्रस्तुत करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। आपका सीखना हमारे सिखाने के इस क्रम के लिए ही सबसे महत्वपूर्ण है। आप सभी को बारंबार धन्यवाद। आप सभी लोग यहाँ से लेफ्ट कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम यहीं पर आधिकारिक रूप से पूर्ण किया जाता है। सादर धन्यवाद। ओके सर, ओके, थैंक यू। धन्यवाद सर।